सो हेलो गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 1 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। हाँ, आज का वीडियो लेट आ रहा है और जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा ये क्या रीजन रहा है। फिर भी मैं एक बार वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि ऐसा क्यों हुआ। स्टार्टिंग में आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं। अभी फरवरी 2024 में जारी तेंदुआ रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक तेंदुए हैं, लेपर्ड हैं? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में। तो ये तेंदुआ रिपोर्ट 2022 की है जिसे जारी अभी 2024 में किया गया। किसने जारी किया? केंद्रीय पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। आप जानते हो ना, हमारे पर्यावरण मंत्री एनवायरमेंट मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र यादव हैं। और इस रिपोर्ट का नाम क्या है? स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया 2022। तो इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में तेंदुओं की संख्या कितनी है? 13,874, 13,874 है। और सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है, 3,907 है। फिर कर्नाटक में है। इसीलिए तो मध्य प्रदेश को लेपर्ड स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब आप कहोगे कि मध्य प्रदेश में तो सबसे ज्यादा टाइगर भी हैं, इसीलिए तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और तेंदुओं को IUCN के रेड डेटा बुक में भी शामिल किया गया है। IUCN ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। पहले तो फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। और आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले ही पहली बार हिम तेंदुआ रिपोर्ट भी आई थी। स्नो लेपर्ड के ऊपर रिपोर्ट आई थी, फर्स्ट टाइम जारी की गई थी। उसमें बताए गए थे टोटल भारत में स्नो लेपर्ड्स कितने हैं, हिम तेंदुए कितने हैं? तो 718 है। और सबसे ज्यादा लद्दाख में है कितने? 477। और सबसे कम जम्मू कश्मीर में मिलेंगे आपको मात्र 9। और पिछले साल टाइगर रिपोर्ट आई थी और उसके अनुसार भारत में टोटल टाइगर बताए गए थे 3,167। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में बताए गए थे 785। तो देखो तीनों तरह की रिपोर्ट मैंने आपको बता दी है। हमारी जो मेन क्वेश्चन वाली रिपोर्ट थी वो तेंदुआ रिपोर्ट थी। बाकी मैंने हिम तेंदुआ और टाइगर रिपोर्ट आपको रिवाइज करवा दी है साथ में, ये आपको ध्यान में रखनी है। अब बात मध्य प्रदेश की है तो ये रहा मैप में MP। देखो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल होती है। भारत का पहला ई-वेस्ट क्लिनिक आपको यहीं पे मिलेगा। और मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव, नए बने बीजेपी पार्टी से। गवर्नर है गंगूबाई छगनभाई पटेल। यहाँ का पशु बात करेंगे, राजकीय पशु है बारहसिंगा, पक्षी है दूधराज, वृक्ष है बरगद का, खेल है मल्लखंभ, पुष्प है सफेद लिली और मछली है महशीर। तो आज इतना ही ध्यान रखेंगे। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक नाम की बुक को किसके द्वारा लिखा गया? तो आंसर होगा PS श्रीधरन पिल्लई। अब आप जानते हो PS श्रीधरन पिल्लई कौन है? गोवा के वर्तमान में गवर्नर हैं। गोवा के 19वें गवर्नर हैं ये। PS श्रीधरन पिल्लई इनका नाम है। और अभी इन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। तो इस बुक में उन्होंने केशवानंद भारती बनाम सन्यासी मामले पर प्रकाश डाला है, जिसका फैसला 13 न्यायाधीशों की पीठ ने सुनाया था। अच्छा, कुछ और बुक्स में आपको रिवाइज कराता हूँ, जैसे कि मनोरम मिश्रा, अभी संस्कृति के आयाम नाम से इन्होंने बुक लिखी थी। और मनोज मुकुंद नरवड़े हमारे पूर्व आर्मी चीफ है, इनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नाम से। जया जेटली इंस्पिरेशन फॉर ग्राफिक्स डिजाइन फ्रॉम इंडिया नाम से बुक लिखी थी। चारू निवेदिता तमिल लेखिका है, कंजर्वेशन विद औरंगजेब नाम से बुक लिखी थी। और अगर पूछे इसका इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था तो नंदिनी कृष्णन ने। डॉक्टर मनसुख मांडविया हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर नाम से बुक लिखी थी और इसको लॉन्च किया था हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ जी ने। अरूप कुमार दत्ता असम ब्रेव हार्ट लचित बोरफुकन नाम से बुक लिखी थी, इसको लॉन्च किया था हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने जी। और संजीव जोशी एक समंदर मेरे अंदर नाम से बुक लिखी। तो ये कुछ बुक्स हैं, इनको आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए, अभी हाल ही में बायो एशिया का 21वां संस्करण ये कहां पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा हैदराबाद में। तो ये एशिया का प्रमुख जैव प्रौद्योगिकी और जीवन विज्ञान सम्मेलन है जिसका नाम है बायो एशिया 2024। अभी 24 फरवरी 2024 को ही इसका आयोजन किया गया, हैदराबाद में किया गया। इसका उद्घाटन किया तेलंगाना के जो नए मुख्यमंत्री बने रेवंत रेड्डी साहब ने। और इसकी थीम है डेटा एंड AI रीडिफाइनिंग पॉसिबिलिटीज। और इस कॉन्क्लेव में बायोटेक और बायोफार्मा कंपनियों ने भाग लिया। अच्छा, इसी तरह से अभी कुछ 2024 में कुछ सम्मेलन हुए, वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। ये इंपॉर्टेंट है सारे। जैसे कि अभी नवा रायसीना डायलॉग का आयोजन हुआ था नई दिल्ली में, उसमें जरूर याद रखना चीफ गेस्ट रहे थे ग्रीस के प्रधानमंत्री मित्सोताकिस।
अभी पहली बार डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट का आयोजन हुआ था गुवाहाटी में। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन हुआ पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ दुबई में। भारत, याद रखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, भारत जो है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा इसी साल। कौन सा एडिशन होगा, कौन सा सत्र होगा? 46 नंबर का। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का आयोजन हुआ अभी गांधीनगर में, जहाँ पे चीफ गेस्ट रहे थे यूनाइटेड अरब अमीरात के प्रेसिडेंट। अभी 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन हुआ कहाँ पे? फरीदाबाद, हरियाणा में। तो ये पॉइंट आप जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किसने 2024 का प्रतिष्ठित रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा पंकज कुमार चटर्जी ने। तो इस वर्ष के रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार के प्राप्तकर्ता ये पंकज कुमार चटर्जी हैं, मतलब इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। उन्होंने जीन डैनियल बॉल्टसेट के ले दीवान डी स्टालिन जो पुस्तक है उसका बंगाली में अनुवाद किया था, जिसका टाइटल है स्टालिन दीवान। और ये दूसरी बार है जब किसी बंगाली अनुवाद को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सिंपल सा याद रखेंगे 2024 का ये रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर होगा पंकज कुमार चटर्जी ने। अच्छा, ये नाम याद रखना, रवि कन्नन का नाम। अभी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 इन्होंने जीता था। इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। वैसे तो 4 एशियाई लोगों को मिला था ये, लेकिन उसमें से ये भारतीय हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नाम हो गया। और अभी 2023 का जीडी बिरला पुरस्कार ये किसे मिला? डॉक्टर अदिति सेन डे को। लक्ष्मी नारायण अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिला प्यारेलाल शर्मा को। अच्छा, आ जाओ कुछ और अवार्ड्स में आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि अभी 32वां सरस्वती सम्मान 2022 वाला मिला था शिवशंकरी को, और 33वां व्यास सम्मान 2023 का मिला था अभी पुष्पा भारती को। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था CS लक्ष्मी को, जिन्हें अंबाई भी कहते हैं। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 मिला था रुइक सियांग झांग को। नॉर्मनी बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 जीता स्वाति नायक ने। 2023 का बुकर पुरस्कार मिला पॉल लिंग को, और शिक्षा के लिए वाइस पुरस्कार मिला था सफीना हुसैन को, जबकि पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था जावेद अख्तर को। तो ये भी आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी 1 मार्च 2024 को कहाँ पे तवी महोत्सव का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। तो अभी 1 मार्च 2024 को ही जम्मू कश्मीर में ये तवी महोत्सव मनाया गया। इसमें जम्मू क्षेत्र की कला, संस्कृति और विरासत का प्रदर्शन किया जाता है। ये 4 दिवसीय त्योहार है, 4 दिनों तक इसे मनाया जाता है। अच्छा, कुछ और इम्पोर्टेंट उत्सव महोत्सव जो अभी न्यूज में रहे वो तो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा ही सही, लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर में जो जो उत्सव मनाए जाते हैं वो सारे मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करवाता हूँ। जैसे कि हेरात महोत्सव, ये जम्मू कश्मीर का है। कंछोत उत्सव हो गया, ट्यूलिप फेस्टिवल हो गया, लेवेंडर फेस्टिवल हो गया, बंगस वैली फेस्टिवल हो गया। अभी गोले मेले का आयोजन यहाँ पे हुआ था, सरस मेले का आयोजन यहाँ पे हुआ, और एक अहरबल फेस्टिवल भी यहाँ पे मनाया जाता है। 2021 में पहली बार इसको मनाया गया था। ये जम्मू कश्मीर में एक अहरबल वाटरफॉल है, जिसे जम्मू कश्मीर का नियाग्रा फॉल भी कहा जाता है। तो ये तो जम्मू कश्मीर के महोत्सव हो गए। अब कुछ और महोत्सव मैं आपको रिवाइज कराता हूँ जो अभी न्यूज में रहे थे। जैसे कि लोसर फेस्टिवल, ये लद्दाख में मनाया जाता है। वैसे लद्दाख में हेमिस फेस्टिवल भी होता है, जांस्कर महोत्सव भी होता है, लोसर फेस्टिवल भी होता है, स्पितुक गस्टर फेस्टिवल भी होता है। एक वांगला उत्सव की बात करेंगे, मेघालय में होता है। लुसाफॉन महोत्सव ये गोवा में मनाया जाता है। संगाई फेस्टिवल होता है मणिपुर में योसांग महोत्सव भी होता है। हुनथड़ो महोत्सव भी होता है। और अभी पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव मनाया गया था केरल में। धानु जात्रा महोत्सव उड़ीसा का हो गया। चेरचेरा महोत्सव हो गया छत्तीसगढ़ का। हरेली उत्सव भी होता है छत्तीसगढ़ में। बिहू फेस्टिवल ये असम का हो गया। माघी मेले का आयोजन हुआ था पंजाब में। और चिथिरई महोत्सव ये तमिलनाडु का हो गया। तमिलनाडु में आदि पेरक्कू महोत्सव भी मनाया जाता है। तो ये 10 एक्स्ट्रा महोत्सव मैंने आपको और रिवाइज करा दिए, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि आरबीआई के द्वारा मनाए गए वित्तीय साक्षरता सप्ताह फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2024 की थीम क्या है? तो आंसर होगा सही शुरुआत करें, वित्तीय रूप से स्मार्ट बने। तो अभी आरबीआई ने 26 फरवरी से लेकर 1 मार्च 2024 तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया। मनाने का उद्देश्य नागरिकों के बीच वित्तीय साक्षरता और शिक्षा को बढ़ावा देना। और इस बार की थीम है सही शुरुआत करें, वित्तीय रूप से स्मार्ट बने। और आरबीआई इस सप्ताह को 2016 से मनाता आ रहा है।
देखो आरबीआई की बात करते हैं तो आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को और मुंबई में इसका मुख्यालय हो गया। वैसे अगर पूछे कि आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे होती है, यंग हेल्टन आयोग, जिसे शाही आयोग भी कहते हैं। इसका राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949 को। वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं, 25वें नंबर के हैं। अगर पूछूं इससे पहले 24वें नंबर के कौन थे तो उर्जित पटेल थे। अगर पूछूं पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन रहे तो ऑस्बर्न स्मिथ थे। पहले इंडियन गवर्नर पूछेंगे तो आंसर होगा सीडी देशमुख थे। ये आरबीआई का लोगो हो गया। इसमें आरबीआई के लोगो में एक पेड़ आपको मिलेगा, पाम ट्री जिसे बोलते हैं, ताड़ का पेड़। एक जानवर हो गया, रॉयल बंगाल टाइगर है। तो आरबीआई से इतने स्टैटिक आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में दुर्लभ रोग दिवस, रेयर डिजीज डे, ये कब मनाया गया? तो ये 29 फरवरी को मनाया गया। हर साल फरवरी के आखिरी दिन ये मनाया जाता है और आमतौर पर ये दिन 28 फरवरी को होता है, लेकिन इस बार आप जानते हो 2024 ये लीप ईयर है, तो इस बार 29 फरवरी को ये मनाया जा रहा है रेयर डिजीज डे। तो दुनिया भर में 300 मिलियन से अधिक लोग दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित हैं। अब देखो ये फरवरी का आखिरी दिवस था, तो एक काम करता हूं, फरवरी के सारे इंपॉर्टेंट डेज एक बार और बिल्कुल लास्ट बार में आपको रिवाइज करवा देता हूं। लास्ट बार क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अब हम मार्च में एंटर कर गए हैं। अब मार्च के डेज रिवीजन करना चालू करेंगे, तो आपके पास भी ये आखिरी मौका है, या यूं कहूं कि आखिरी बार हम कर रहे हैं। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना, और अगर मेरे साथ साथ बोल सकते हो तो बिल्कुल साथ साथ बोलते हुए चलना। मतलब एक बार मिलके हम फरवरी को रिवाइज करेंगे। तो देखो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। 4 फरवरी को ही वर्ल्ड कैंसर डे। 6 फरवरी को सेफर इंटरनेट डे। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस। 11 फरवरी वर्ल्ड यूनानी डे। 12 फरवरी राष्ट्रीय उत्पादकता का दिवस। 13 फरवरी नेशनल वुमेन डे। 13 फरवरी वर्ल्ड रेडियो डे। 15 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। 15 फरवरी विश्व मानव विज्ञान दिवस। 17 फरवरी वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस और विश्व पेंगोलिन दिवस भी मनाया। 18 फरवरी को विश्व बेल दिवस। 20 फरवरी विश्व सामाजिक न्याय दिवस और 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 22 फरवरी विश्व चिंतन दिवस। 24 फरवरी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। 27 फरवरी वर्ल्ड एनजीओ डे और 29 फरवरी को दुर्लभ रोग दिवस। मैंने हिंदी में बोला है, बाकी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने साथ में इंग्लिश में भी लिख दिया है। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किस मंत्रालय ने स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? तो आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय ने। हाँ, तो हमारे जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने स्वयं प्लस पोर्टल को, इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है लॉन्च करने का? तो कॉलेज के छात्रों की रोजगार क्षमता को बढ़ाना। मतलब इसमें इंडस्ट्री के ज़रूरतों के मुताबिक इसमें कोर्स शामिल किए जाएंगे, ताकि बच्चों को किताबी ज्ञान के अलावा उन्हें इंडस्ट्री की ज़रूरत के अनुरूप तैयार किया जा सके। एक लाइन में बोलूं तो आप समझ पा रहे होंगे, उनका स्किल डेवलपमेंट करना। सरकार यही तो कर रही है, स्किल डेवलपमेंट की जा रही है। जॉब कहाँ देना है इसका तो पता नहीं। और एक और पॉइंट याद रखना यहाँ पे कि इस प्लेटफॉर्म को आईआईटी मद्रास ऑपरेट करेगा। तो ये स्वयं प्लस पोर्टल है जो अभी लॉन्च हुआ है। आपकी जानकारी में डाल दूं, इससे पहले 2017 में स्वयं पोर्टल लॉन्च हुआ था, जिसमें 2023 तक 72 लाख स्टूडेंट्स ने एनरोल कर लिया है। और ये जो आया है ये स्वयं प्लस पोर्टल है। अच्छा, यहाँ पे कुछ 10-15 पोर्टल, कुछ एप्लीकेशंस आए अभी न्यूज़ में हमने पढ़े, वो भी मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक आईना पोर्टल आपने सुना होगा, इसको आवास व शहरी कार्य मंत्रालय ने लॉन्च किया था। सी विजिल पोर्टल हो गया, या एनकॉर एप्लीकेशन हो गया, इसको इलेक्शन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। भूमि राशि पोर्टल हो गया, सड़क व परिवहन मंत्रालय ने लॉन्च किया था। ई अमृत एप्लीकेशन को नीति आयोग ने लॉन्च किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे पोर्टल एप्लीकेशन लॉन्च किए थे, जैसे कि सुस्वागतम पोर्टल, ये प्रश्न तो एग्जाम में भी आ चुका है। सुपेस हो गया, फास्टर हो गया, और अभी सुवास पोर्टल भी लॉन्च किया था। निदान पोर्टल को नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने लॉन्च किया। एक पाट मित्रो पोर्टल आया था, इसको वस्त्र मंत्रालय ने लॉन्च किया था, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने। और उद्गम पोर्टल को आरबीआई ने लॉन्च किया था। फीस्ट सॉफ्टवेयर को इसरो ने अभी लॉन्च किया। संदेश एप्लीकेशन अर्धसैनिक बलों के लिए इसको लॉन्च किया गया था। संचार साथी पोर्टल को हमारे जो आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव, उन्होंने लॉन्च किया। ई केयर पोर्टल को स्वास्थ्य मंत्रालय ने लॉन्च किया। तो संभव पोर्टल को भारतीय सेना ने सुरक्षित संचार के लिए, कम्युनिकेशन के लिए लॉन्च किया था। ई साक्षी एप्लीकेशन, इसको संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए लॉन्च किया गया था। तो ये सारे न्यूज़ में ही हैं, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी वित्त मंत्रालय ने किसे
नामित भारतीय वाहक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अधिसूचित किया है? तो आंसर होगा अकासा एयर को। तो अभी वित्त मंत्रालय ने अकासा एयरलाइन को नामित भारतीय वाहक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अधिसूचित किया है। इसका मतलब ये हो गया कि अब अकासा जो एयरलाइन है ये इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ा सकेगी, क्योंकि इसने जो भी रूल्स जो भी गाइडलाइंस होती हैं उनको पूरा कर लिया है। तो अब ये इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑपरेट कर सकेगी। अकासा एयरलाइंस के फाउंडर हैं विनय दुबे और हेडक्वार्टर मुंबई में आपको मिलेगा। तो आज के सेशन में हम 9 क्वेश्चन ही रख रहे हैं, क्योंकि आज मैं लेट हो चुका हूं और मुझे कल के सेशन की भी तैयारी करनी है। मेरे पास कम बचा है। और लेट क्यों हो गया? तो पुराने स्टूडेंट्स को पता है मेरी तबीयत खराब चल रही है, कल कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई थी। मॉर्निंग में हॉस्पिटल फिर गया, उन्होंने और मेडिसिन लिख दी है। इतनी सारी मेडिसिन ले रहा हूँ कि अब ऐसा लगता है कि वो मेडिसिन खाने के बाद मुझे और नींद आती है, बहुत नींद आती है, बहुत नशे में रहता हूँ। तो ये दोनों रीज़न थे, तबीयत खराब होने का और आधे टाइम नींद में रहने का, कि मैं सेशन तैयार नहीं कर पाया। मुझे पता है आप लोगों को थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जो है वो सच यही है। इधर उधर की बात करने से अच्छा है कि मैं जो भी वास्तविकता है वो आपको बता दूं। बाकी वीडियो आज लेट अपलोड हुआ है तो हमारे उतने व्यूज़ या उतने स्टूडेंट्स तो देखेंगे नहीं, लेकिन फिर भी जितने भी देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में एक बार शेयर ज़रूर कर देना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिविजन करा दूं, फिर सेशन एंड कर देते हैं। देखो, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भारत का दूसरा लोकपाल किसे बनाया गया? तो अजय माणिकराव को। फिर आपसे पूछा यूके के किंग के द्वारा मानद नाइटहुड सम्मान से किसे सम्मानित किया गया और ये सम्मान पाने वाले ये पहले भारतीय बनेंगे? तो भारती मित्तल। फिर पूछा वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? 42 पे, टॉप पे अमेरिका। फिर पूछा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? 28 फरवरी को। फिर पूछा पीएम मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन फेरी को कहाँ लॉन्च किया? तमिलनाडु। फिर पूछा वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने किसे भारत के लिए सीईओ बनाया? सचिन जैन को। फिर पूछा न्यायपालिका के भीष्म पितामह के रूप में किसे जाना जाता है जिनका भी निधन हो गया? तो फलियस नरीमन को। फिर पूछा पीएम मोदी ने भारत टेक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया? नई दिल्ली में। फिर पूछा एशिया ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? 18 जीते। और आखिरी प्रश्न पूछा था कि फरवरी 2024 में किसने दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडारण योजना को शुरू किया? तो नरेंद्र मोदी। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि ऑपरेशन अमृत किस राज्य में शुरू किया गया? तो आंसर होगा केरल में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये राज्य का आपका होमवर्क प्रश्न।